हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th लोकतंत्र एंड डाइवर्सिटी यानी कि लोकतंत्र और विविधता के थर्ड लेक्चर को देखेंगे उस लेसन के, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विभाजन की राजनीति यानी पॉलिटिकल ऑफ सोशल डिवीज़न, यानी कि राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप से जो सोशल डिवीज़न है वो कैसे होता है। उससे पहले हम दो शब्दों को और जानेंगे। समरूप समाज क्या होता है और प्रवासी क्या होता है, यानी कि होमोजीनियस सोसाइटीज़ और मिग्रेंट। तो होमोजीनियस सोसाइटीज़ जो होती हैं, जैसे इसके पहले लेक्चर पे हमने आपको जो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड्स की कहानी बताई थी, स्टोरी सुनाई थी, जिसमें हमने बताया था क्रिश्चियंस हैं और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को लेकर दोनों में विभाजन है। तो यहाँ पर क्या है, समरूप समाज है, होमोजीनियस सोसाइटीज़ है, यानी ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर एक समुदाय, एक संस्कृति और एक जाति के लोग, या कहें कि ऐसी सोसाइटी जिसमें जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सोसाइटी मतलब कम्युनिटीज़ हैं, कल्चर हैं या कास्ट हैं, उनमें बहुत डिफरेंस नहीं होता, यानी एक समान लोग होते हैं या एक समान तरीके के लोग पाए जाते हैं, उसे समरूप समाज कहा जाता है। यानी ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक व जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा जटिल नहीं होती हैं, उसे हम समरूप समाज कहते हैं। यानी ए सोसाइटी दैट हैज़ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एंड इथनिक डिफरेंस। यानी एक प्रकार से आपको समझना है, जो सोसाइटीज़ है उसमें कल्चर और कास्ट का, इथनिक जिसे कहते हैं, कल्चर और कास्ट का अधिक डिफरेंट नहीं होता है, ऐसी सोसाइटी को होमोजीनियस सोसाइटी कहते हैं। प्रवासी मिग्रेंट है, यानी कि एक स्थान से, यानी किसी क्षेत्र या देश से जो लोग दूसरे स्थान या क्षेत्र में अपनी आर्थिक लाभ के लिए जाते हैं, या कहें कि आमतौर पर काम करने के लिए, या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान किसी कार्य के लिए भेज दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं मिग्रेंट या प्रवासी। तो जो हमारा कॉलोनिज्म पीरियड था, उस कॉलोनिज्म पीरियड में एक कंट्री से बहुत से लोगों को जो प्लांटेशन थे उनमें वर्क करने के लिए भेजा जाता था, तो यहाँ से जो लोग जाकर वहाँ शिफ्ट होते थे उन्हें हम लोग मिग्रेंट कहते थे। ओके, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति, यानी जो पॉलिटिकल मैटर है या पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वो कैसे सोशल डिवीज़न को तैयार करती हैं या सोशल विभाजन को तैयार करती हैं, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो एक प्रकार से कहें कि लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां होती हैं और उनके बीच प्रतिद्वंद्विता होती है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक पार्टीज़ हैं, वो इनकी संख्या कई होती है और इनके बीच कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता होती है। इनके बीच क्या होता है, कंपटीशन होता है। विभिन्न डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, उन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कंपटीशन होता है, और जो ये कंपटीशन है, ये प्रतिद्वंद्विता है, यही क्या करती है, यही समाज में फूट डालने का काम करती है, यानी कि समाज में विभाजन, डिवीज़न की कंडीशन को तैयार करती है। यानी देयर कंपटीशन, ठीक है ना, ट्रेंड्स ऑफ डिवाइडेड एनी सोसाइटीज। जो यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इनके द्वारा ही या इनकी जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के कारण ही क्या होता है, हमारी सोसाइटीज़ में फूट पड़ती है और वो डिवीज़न की ओर बढ़ती है। कैसे? अगर राजनीतिक दल मौजूद विभाजन के आधार पर, मौजूद विभाजन का मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई सोसाइटी है और उसमें 2 कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी के लोग हैं, तो उस डिवीज़न के आधार पर, ठीक है ना, के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे। मतलब एक विशेष कास्ट को लेकर काम करने लगे, एक विशेष डिवीजन, एक विशेष सोशल कम्युनिटीज़ के
सपोर्ट पे काम करना शुरू कर दे पार्टियां, यानी सभी पार्टियां अलग अलग कम्युनिटीज को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो फिर जो राजनीतिक जो सामाजिक विभाजन है वो राजनीतिक विभाजन की भूमिका को तैयार करते हैं, या कहें कि राजनीतिक विभाजन में वो बदल सकता है। समझ आ गया? अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। यानी इफ पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट कंपटीशन या competing according to the division in the society, then this social division can converted into political division। तो जब भी पॉलिटिकल पार्टीज कंपटीशन सोसाइटी के अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगी तो सोशल डिवीज़न पॉलिटिकल डिवीजन्स या पॉलिटिकल विभाजन में परिवर्तित हो जाता है। आपको इसके लिए 2 एग्जाम्पल्स देकर ये बात को समझाई जाएगी कि कैसे जो पार्टियां हैं उनके द्वारा जो काम किया जाता है वो कैसे सोशल डिवीज़न को तैयार करते हैं। चलिए अब पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल इसके लिए देखेंगे वो है कि इसकी हेडिंग आप डाल सकते हैं रेंज ऑफ आउटकम, ठीक ना, रेंज ऑफ आउटकम, यानी जो परिणामों का दायरा है, यानी सोशल डिवीज़न जो समाज जब पॉलिटिकल पार्टीज सोशल डिवीज़न के रूप में काम करना शुरू करेंगी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, इसको देखना है। तो फर्स्ट नंबर पर हम लोग देखते हैं उत्तरी आयरलैंड, यानी कि इसे हम कह दें तो उत्तरी आयरलैंड का मतलब है नॉर्दर्न आयरलैंड। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। जो ये नॉर्दर्न आयरलैंड है ये टोटल यहाँ ईसाई लोग रहते हैं, यानी एक प्रकार से कहें तो ये जो कंट्री है ये क्या है, क्रिश्चियनिटीज या क्रिश्चियन समुदाय की कम्युनिटी है, ठीक है। यहाँ के जो क्रिश्चियन हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। किसने? 2 पार्ट में डिवाइड है। एक को कहते हैं प्रोटेस्टेंट, ओके, दूसरे को कहते हैं कैथोलिक। यहाँ की समाज में 53% प्रोटेस्टेंट है, ओके, और बचे कितने 44% कैथोलिक, ठीक है ना, कुछ अदर हैं उनको छोड़ देना है। अब इसमें अगर देखें तो जो यहाँ प्रोटेस्टेंट हैं इनका जो लीडरशिप है, यानी यहाँ से यहाँ ले आते हैं, ये जो प्रोटेस्टेंट हैं इन प्रोटेस्टेंटों का जो लीडरशिप करती है उस पार्टी का नाम है यूनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? यूनिस्ट होना चाहिए, UNIOUN, ओके, आईनिस्ट। तो इसे कहते हैं यूनियनिस्ट, इतना, ओके, पार्टी। और जो इधर कैथोलिक है इन कैथोलिकों का जो नेतृत्व कर रही है उसे कहते हैं नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नेशनलिस्ट पार्टी। अब इनके बारे में देखना, ये पार्टी मांग कर रही है कि नॉर्दर्न आयरलैंड बी मर्ज विथ इंग्लैंड, यानी इनका कहना है कि उत्तरी आयरलैंड का कहां पर मर्ज किया जाए, इसका मर्ज इंग्लैंड में कर दिया जाए, ओके। क्यों किया जाए? क्योंकि इंग्लैंड भी क्या है, प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी का है। यहाँ किसकी मेजॉरिटी है?
प्रोटेस्टेंट की, और यहाँ प्रोटेस्टेंट अधिक हैं, इसलिए ये पार्टी सपोर्ट करती है कि आयरलैंड का इंग्लैंड में मर्ज कर दिया जाए या विलय कर दिया जाए। और ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है, ये पार्टी कहती है कि उत्तरी आयरलैंड का आयरलैंड रिपब्लिक, यानी कि ये कहते हैं कि जो उत्तरी आयरलैंड है उसका जो है आयरलैंड गणराज्य में विलय कर दिया जाए। इनका कहना है उत्तरी आयरलैंड का आयरलैंड गणराज्य में विलय किया जाए, यानी कि नॉर्दर्न इंग्लैंड बी मर्ज्ड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये कहते हैं उत्तरी आयरलैंड में इसको मिला दिया जाए। क्यों? क्योंकि आयरलैंड जो है वहां पर किसकी मेजॉरिटी है? कैथोलिकों की। यहाँ कैथोलिकों की मेजॉरिटी है। इस भिन्नता के कारण आयरलैंड में यूनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच एक हिंसा का दौर चला, वायलेंट का दौर चला, और इस वायलेंट में हजारों की यानी थाउजेंड्स की संख्या में लोग मारे गए। इनके बीच लगातार विवाद चलता रहा, लेकिन बाद में ये कहाँ तक की स्थित है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब सोशल डिवीजन के आधार पर काम करती हैं तो सोशल डिवीजन होता है, सामाजिक विभाजन होता है। इस आयरलैंड में कहा जा रहा है ये दोनों पार्टियां किस आधार पर काम कर रही हैं? सामाजिक विभाजन के आधार पर काम कर रही हैं। यानी यहाँ जो यूनिस्ट पार्टी है वो प्रोटेस्टेंट के लिए काम कर रही है और चाहती है कि इंग्लैंड में इसका मर्ज हो जाए, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट बाहुल्य है, प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी की कंट्री है। ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है ये चाहती है उत्तरी आयरलैंड का आयरलैंड में विलय हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कैथोलिक मेजॉरिटी है, और इस मेजॉरिटी के कारण इन दोनों के बीच लंबा एक हिंसक आंदोलन, वायलेंट रिवॉल्यूशन चला, और इसमें बहुत भारी मात्रा में क्षति उठानी पड़ी, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। ठीक है ना? क्यों हुआ? सिर्फ पार्टी सोशल डिवीजन के आधार पर काम कर रही है। अब यही पार्टी अपना नेतृत्व चेंज करते हैं, दिखाते हैं। अब चेंज कैसे होगा? 1998 में ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है, यह नेशनलिस्ट पार्टी क्या करती है? एक इंग्लैंड के साथ संधि करती है, इंग्लैंड के साथ एक संधि करती है, और उस संधि के परिणाम स्वरूप इस उत्तरी आयरलैंड का ब्रिटेन में मर्ज किया गया या विलय किया गया। और परिणाम क्या हुआ कि दोनों के बीच आंदोलन बंद करने पर संधि हो गई, शांति स्थापित हो गई, वहां से जो मारकाट थी वो समाप्त हो गई। क्यों? पार्टी ने अपने कैथोलिक वर्ग के लिए काम न करके एक मर्ज करने के लिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच एक संधि, ट्रेडी, एक समझौता करा दिया, और हिंसक आंदोलन बंद हो गए। यानी यहाँ जो हिंसक दौर चल रहा था, वायलेंट का दौर चल रहा था, वो नॉन वायलेंस में बदल गया, और यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलने लगी। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इस ग्राफ को बिल्कुल दिमाग में रखना होगा, कौन सी पार्टी कहाँ काम कर रही थी। दूसरा देखते हैं यूगोस्लाविया की कहानी। क्या किसकी कहानी देखना है? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की बात करें तो इस यूगोस्लाविया के जो लीडर थे उनका नाम था मार्शल टीटो। ठीक है ना? इन्होंने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसके ये जनक भी माने जाते हैं, मार्शल टीटो। ठीक है ना? तो यह जो है यहाँ के यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। जब 1918 में मार्शल टीटो की मृत्यु हो गई, मार्शल टीटो की क्या हुई? डेथ हो गई।
तो इनकी डेथ के बाद आयरलैंड का जो आयरलैंड की पार्टियां थी, पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो आयरलैंड के सामाजिक डिवीजन के आधार पर यहाँ की सत्ता पर यानी यहाँ के गद्दी पर बैठने के लिए अलग अलग तरीके से राजनीति करना शुरू कर दिया। किस आधार पर? यानी कि एक प्रकार से कहें क्रेविंग फॉर रूलिंग इन वायरस एथनिक, ठीक है ना, एथनिक मतलब जातीय आधार पर, एथनिक मतलब जातीय आधार पर, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब समझ रहे हैं, मतलब वहां की सोसाइटी के आधार पर, ठीक है ना, अलग अलग आधारों पर सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रूलिंग पार्टी बनाने के लिए अलग अलग मांग करना शुरू कर दिए। परिणाम क्या हुआ कि इन सभी कम्युनिटीज के बीच सोशल डिवीजन शुरू हो गया और इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जो ये रवैया अपनाया, ये जो तरीका अपनाया, उस तरीका का परिणाम हुआ कि यूगोस्लाविया जो था वो अंततः 6 रिपब्लिक एंड 8 स्टेट में डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। यानी यूगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन हुआ और 6 रिपब्लिक कंट्रीज और 8 स्टेट में से डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सोशल डिवीजन के आधार पर अपने पॉलिटिकल कैरियर को बढ़ाना चाहा या सोशल डिवीजन के आधार पर रूलिंग पार्टी बनने का प्रयास किया और उसका परिणाम ये हुआ कि यह स्टेट 6 रिपब्लिक और 8 स्टेटों में, यानी ये कंट्री जो थी 6 रिपब्लिक और 8 स्टेटों में डिवाइड हो गई। तो आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है पॉलिटिकल ऑफ सोशल डिवीजन, यानी राजनीति समाज को कैसे विभाजित करती है। ठीक है, तो यहीं से ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम आपको सोशल डिवीज़न के जो आयाम हैं उनको बताएंगे। आज यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।